दो टूक के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज से करीब 8 महीने पहले 18 जुलाई को पूरे विपक्ष ने मिलकर तय किया था कि हम एक गठबंधन बनाएंगे और वो गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिलकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराएगा, और उसको नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। नारा दिया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मैं आपको 8 महीने पहले की बात बता रहा हूं। 8 महीने में बीते कई समय में, यानी पीछे 8 महीने में कई बैठकें हो गई। कई बार नेता बैठे, कभी चाय पर बैठे, कभी चाय समोसे पर बैठे, कभी शिकायत हो गई कि इस बार समोसा नहीं मिला। बैठकें तो खूब होती रही। इस बीच राहुल गांधी भी कभी भारत जोड़ने के लिए यात्रा पर निकलते रहे, कभी भारत को न्याय दिलाने के लिए यात्रा पर निकलते रहे। लेकिन भारत तो जुड़ा रहा, भारत को न्याय भी मिलता रहा। लेकिन इंडी गठबंधन में अन्याय एक दूसरे से सहयोगी करते रहे और भारत जुड़ा रहा, पर इंडी गठबंधन खंड खंड करके बिखरता गया। आज जबकि पहले दौर के मतदान की तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब 3 हफ्ते में पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी भी सीटों पर सिर्फ फुटबॉल चल रही है। तो दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मतदान की तारीख आई, लेकिन इंडी गठबंधन में जारी है लड़ाई, सीटों की मारामारी। ये सब क्यों हो रहा है? जिस गठबंधन ने तय किया था कि वो मिलकर एक सीट पर एक उम्मीदवार को उतारेंगे और इस तरह नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, वो धीरे धीरे बिखर रहा है। गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आज तो कीचड़ उछालने की इंतहा यह हो गई कि संजय निरुपम, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार को खिचड़ी चोर कह दिया और कहा कि इस खिचड़ी चोर के लिए वोट नहीं मांगेंगे। सोचिए, उधर पप्पू यादव के साथ बिहार में खेला हो गया। पप्पू यादव कह रहे हैं मर जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ खेला कर दिया और पूर्णिया में बीमा भारती को टिकट दे दिया। पूरे भारत के नक्शे पर नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो भारत को जोड़ने के लिए जो गठबंधन बना था, वो अलग अलग राज्यों में बिखर रहा है। बिहार की अगर बात करें, बिहार में देखिए आज की कहानी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का कहने के लिए तो बंटवारा हो गया, लेकिन अभी भी दोनों दल जो हैं एक दूसरे की सीटों पर निगाह रखे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा पेच जो है पूर्णिया का है। इसके अलावा कई और सीटें भी हैं जिनको लेकर आरजेडी और कांग्रेस में मारामारी हो रही है। दोनों एक दूसरे की पगड़ी सरेबाजा और उछालने पर तुले हैं। कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, हालांकि ऊपर से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार में देखिए कहानी हो रही है। बिहार से आप चले आइए महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में तो जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के नेता शिवसेना को यह कह रहे हैं कि शिवसेना के उम्मीदवार खिचड़ी चोर हैं, इनके लिए हम काम नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में पेच फंसा है मुंबई में, और मुंबई के अलावा कई अन्य सीटों पर भी। इस बीच जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उसने भी इस गठबंधन से अलग होते हुए 8 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बिहार के बाद महाराष्ट्र की स्थिति है। महाराष्ट्र से आप उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश की कहानी क्या है? उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही है। यहां साइकिल ही साइकिल से टकरा रही है। अखिलेश यादव जिन उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, उनके टक्कर में समाजवादी पार्टी का पर्चा लेकर के कोई और भी पहुंच जा रहा है, और यह बताया जा रहा है कि वो उम्मीदवार आजम खान का है। तो साइकिल साइकिल से भिड़ी हुई है। 2 सीटों पर यह कुछ हो रहा है। 1 सीट नहीं बल्कि 2 सीटों पर, एक तरफ रामपुर, दूसरी तरफ मुरादाबाद। 2 उम्मीदवार, और दोनों दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। दोनों में सिर्फ फुटबॉल हो रही है। यह उत्तर प्रदेश का हाल है। यह तो आज की कहानी है। और अगर पीछे पलट के जाए, केरल,
केरल से लेकर कश्मीर तक क्या हाल है इंडी गठबंधन का, सोचिए। केरल में अगर आप जाएंगे तो केरल में क्या कहानी है। केरल में राहुल गांधी के लिए वामपंथी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी की सीट से सीपीआई ने ए राजा की जो पत्नी है एनी राजा, उनको सीट पे उतार दिया है। सोचिए, अपने धुरंधर नेता की पत्नी को राहुल गांधी के खिलाफ उतार दिया। केरल की कहानी है। और केरल से आइए कश्मीर आ जाइए। कश्मीर में इंडी गठबंधन जब बना था तो उसमें 3 पार्टियां थी। उसमें पीडीपी थी, एनसी थी और कांग्रेस थी। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि भाई कांग्रेस को देना हो तो पीडीपी को सीट दें, हम पीडीपी के लिए एक सीट नहीं छोड़ेंगे। यह कश्मीर का हाल है। तो मैंने बताया केरल से कश्मीर तक यही हाल है। अब आइए पश्चिम बंगाल में आ जाइए, पंजाब में आ जाइए। पहले नीचे जाऊंगा लेकिन पंजाब में आ जाइए। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के गलबैयां डाल के घूम रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उधर पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता बार बार खुलकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए हम कतई काम नहीं करेंगे, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस तो पंजाब में खत्म हो चुकी है ही नहीं। ये पंजाब का हाल है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाइए। पश्चिम बंगाल में जहां सबसे पहले इंडी गठबंधन के परखच्चे उड़े थे, वहां पर ममता दीदी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि मैं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दूंगी। पहले 2 सीटें दी थी, कांग्रेस ने कहा हम भिखारी थोड़ी हैं, तो उन्होंने कहा जाओ एक भी सीट नहीं देती। तो ये पूरे देश में जो है इंडी गठबंधन, मैंने कहा भारत तो जुड़ा हुआ है लेकिन इंडी गठबंधन खंड खंड करके बिखर रहा है। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज जो बयानों की फुलझड़ियां छूटी हैं जरा उनको सुन लीजिए, उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करेंगे। ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कर। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे ना आए, जिसको चाहे ना ना। टिकट होना ना होना कोई एसटीएफएन की शख्सियत को थोड़ी खत्म कर देगा। अखिलेश यादव जी ने मुझे इंसानियत का पैगाम देकर के यहाँ भेजा है कि आपस में जितने भी शहरी हैं मुल्क के, उनमें आपस में समानता, एक दूसरे से बराबरी और एक दूसरे से हुकूक के लिए एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का जज्बा पैदा हो। इसलिए मैं यहाँ पर आज जो है हाजिर हुआ हूँ। समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मदुल्लाह नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाले यार। कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए। लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है। और देखिए अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूँ। सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।
तो ये बयानों की फुलझड़ियां थी जो आज छूटी, और इससे साफ लग रहा है इंडी गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज की डिबेट में 5 मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय गिरी जी। मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो है नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं किशोर तिवारी जी। बड़े दिनों बाद, बड़े अरसे बाद 2 टूक में उनकी वापसी हो रही है। शुक्रिया किशोर जी। मिस किया आपको मैंने लंबे समय तक। और मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ लोकेश जिंदल जी जुड़े हैं। लोकेश जिंदल जी जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे कांग्रेस के समर्थक भी हैं। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग मेरे साथ जुड़े हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। और आज खास तौर से इसलिए भी हैं क्योंकि मुझे याद है जब इंडी गठबंधन बना था तो इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये गठबंधन चलेगा नहीं, और ये जो एक के मुकाबले एक उम्मीदवार बताने का जो फॉर्मूला चल रहे हैं, ये फॉर्मूला टाइम टाइम फिस रहेगा। क्या वजह दिखती है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग आपको, ये जो जिस तरह से इंडी गठबंधन में सिर्फ उटौवल इस वक्त चल रही है, आपको क्या लग रहा है ये क्या वजह है? आखिर सब मिलकर मोदी को हराना चाहते थे लेकिन एक फॉर्मूला क्यों नहीं निकाल पा रहे? वजह बहुत स्पष्ट है, स्वाभाविक भी है। एक दूसरे के घोर विरोधी अपने अपने राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, बोलना, अपना अपना बेस को बचाए रखना, कैसे संभव है कि वो आपस में मिलके लड़ें? महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें आप, दोनों पार्टियां टूट गई, उद्धव की भी और शरद पवार की, और कांग्रेस कमज़ोर हो गई। तो आज उद्धव ने अपने 17 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो स्वाभाविक रूप से कि संजय निरुपम उन्हीं का साथी, पुराना शिव सैनिक आजकल कांग्रेसी है, और उसके जो भाषा है वो बड़ी मतलब उस नीचे के गिरे हुए स्तर की है। और मैं समझता हूँ ये होना था, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे अशोक चौहान जैसे या बाकी लोग, वो धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ गए, कोई बीजेपी में आ गया, कोई शिंदे जी की उसमें चला गया। इसी ढंग से जो बिहार का आप दिखा रहे हैं, अब पप्पू यादव की पत्नी पहले से ही कांग्रेस में थी। पप्पू यादव एक बिहार का एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं, जिसको बाहुबली के नाम से ज़्यादा जाना जाता हो, और वो कह रहा है कि मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ। जिनके लिए चुनाव ही सब कुछ है, समर्पण भाव नहीं, किसी के प्रति इज्जत नहीं, लालू का लड़का भी बनते हैं और लालू ने उठा के जेडीयू से बुला के टिकट दे दी। सेल्फ कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश का तमाशा बहुत ही ज़्यादा हो गया। जेल में रह के आजम खान ने रामपुर और मुरादाबाद सीट पे अपना खेल कर दिया। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता किसी भी प्रांत में, क्योंकि कहीं समझौते की गुंजाइश ही नहीं। मध्य प्रदेश में एक सीट लड़ेंगे समाजवादी, बाकी कोई लड़ेगा नहीं। कांग्रेसी लड़ने को तैयार नहीं, टिकटें वापस दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विपक्ष इतना कमज़ोर होना देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, परंतु ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके कारण से जो 400 पार की बात कर रहे हैं भाजपा के लोग या मोदी जी, उसको मुझे लगे सब मदद करने के लिए तैयार है, या भगवान ने ऐसी सरस्वती ने कृपा कर दी है कि आज एक बार लोकतंत्र को, जो राजीव गांधी में जैसा मजबूत था या जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, प्रधानमंत्री आज अनडिस्प्यूटेड भारत के ही नहीं विश्व के नेता हैं, और ये सब लोग जाने अनजाने उनको मजबूत कर रहे हैं, ताकि भारत की जो खो दिए थे 50-40 साल अपनी आज़ादी के तुरंत बाद जो होना चाहिए था काम, वो सब काम तेजी से। आपको लग रहा है विपक्ष ने दरअसल 400 अब की बार 400 पार का जो मोदी जी ने जो नारा दिया उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको सच करने के लिए विपक्ष ने, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी योजना बना ली है कि 400 पार करा के। खड़गे जी ने तो राज्यसभा में कह ही दिया था, चाहे कहा वो मजाक के तौर पे था, परंतु उन्होंने तो ठीक कह ही दिया था। आज वो स्थिति आ गई है। आज कर्नाटक में भी आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं और मोदी जी सबको गले लगाते जा रहे हैं। आज तमिलनाडु में आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे, जो मुझे आज लग रहा है, जो मेरी फीडबैक है कि वहाँ आज 39-40 सीटें पौंडीचेरी समेत में, शायद आधे सीटें निकालने में भाजपा या एनडीए समर्थ हो पाएगा। केरल में खाता खुलेगा, क्योंकि सार्वभौमिक पूरे भारत के अंदर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक या अंडमान तक बीजेपी
अपनी प्रेजेंस नहीं, आज जीत की ओर बढ़ रही है। चलिए वो इन सब राज्यों पर तो चलिए मौका लगेगा, धीरे धीरे बात करते रहेंगे जैसे जैसे इन चुनावों का। लेकिन जो आज का जो बड़ी बात है, जाहिर सी बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ने एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार मोदी जी को पहुंचाना है। तो इसको लेकर के जो है जिस तरह से विपक्ष इस वक्त बिहेव कर रहा है वो अपने आप में, और कांग्रेस के अंदर भी सिर्फ फुटाबोल हो रही है। मैं ये भी बता दूं, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती, आज उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस के अंदर ओबीसी और नारियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। सोचिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा निकालते हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो ट्वीट करके कहती हैं कि कांग्रेस के अंदर ओबीसी और महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता। हिमाचल की दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में जो खबर है वो ये है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, प्रतिभा सिंह ने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जो राजीव शुक्ला जी कह रहे नहीं, हाईकमान उनको कहेगा। एकदम तो ये जो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में चल रही है, नहीं होगा, मानसिकता नहीं होगी तो मुझे कौन चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल। किशोर तिवारी जी, भाई आपने बड़ा गलत किया, आपने खिचड़ी चोर को टिकट दे दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है ये, मैं तो संजय निरुपम जी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि भाई आप लोगों ने खिचड़ी चोर को चुनाव मैदान में उतार दिया। अशोक श्रीवास्तव जी, आपने नंदकिशोर गर्ग साहब को कहा कि वो राजनीतिक विश्लेषक है। वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो बीजेपी के अंधभक्तों की कैडर में डालो उनको। अभी क्या है अशोक श्रीवास्तव, मैं बताता हूं तुमको। जैसे अशोक चौहान है, जैसे मिलिंद देवरा है, उसी प्रकार का कृपा शंकर सिंह के साथ साथ संजय निरुपम का बीजेपी में पैर डाले हुए बैठे, और वो बीजेपी के पेरोल पर ही आजकल बोलते हैं। तो अमोल कीर्तिकर पे ऐसा कोई आरोप नहीं। अमोल कीर्तिकर के तो पिताजी इनके अलायंस में ही है, एकनाथ शिंदे के साथी है, तो उनको उस सीट से चुनाव लड़ना था। संजय निरुपम को चुनाव लड़ना था उस सीट से, तो संजय निरुपम कांग्रेस में जाकर बोलते। संजय निरुपम ने राहुल जी के पास ये बात भी रखी, लेकिन इस टिकट पे हमारा आग्रह था और हमने भी हमारी टिकटें, अमरावती हमने छोड़ी, रामटेक छोड़ी, ये कांग्रेस को छोड़ी। तो 22 सीटें हम लड़ रहे हैं, 18 सीटें वो लड़ रही है, अभी वो 20 सीटें लड़ेंगी, और एनसीपी जो है वो 8 सीटें लड़ेगी जो उसके इसमें बची है। अब ऐसे इसमें आपको मैं बताता हूं कि आपकी भी कोई बात सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि इंडिया गठबंधन में क्या चल रही है, कुश्ती चल रही है। बिल्कुल गठबंधन चूर चूर हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि जहां पर हम विपक्ष को, अभी एक तो तुमको पहले कबूल करना पड़ेगा, आज मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर इलाके में नॉमिनेशन भरने के लिए गया था प्रतिभा धानोरकर का, और उसकी मैं रील भेजूंगा आपको। तो 1 लाख लोग मैंने सड़क पे देखे, और लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अपने को इस सरकार को हटाना है। और नंदकिशोर गर्ग जी, मैं आपको बताता हूं, जब लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो नेता कुछ भी करे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, संजय निरुपम का ये जो स्टेटमेंट है, तो मैं संजय निरुपम को यही कहूंगा कि वो कितना दम है उनमें, वो लगा ले, हमारे वोटों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बीजेपी के राह पे है, उनको कोई कांग्रेस में सीरियसली लेता नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट किशोर जी, शिवसेना में थे वो तो, एक मिनट, मैं सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। एक मिनट नंद किशोर जी, एक मिनट किशोर जी, मैं काउंटर क्वेश्चन, मुझे पूरी बात कर लूं। सर आप पूरी बात करेगा, मेरा काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने जो बात बोली है, आप ये कह रहे हैं कि संजय निरुपम, आपने इससे पहले जब शुरुआत करी आपने कहा संजय निरुपम जो हैं वो बीजेपी के, क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस में इस वक्त बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनका बीजेपी में जाने का तय हो गया, वो इसलिए इस तरह का कर रहे हैं, क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, वो उनको कांग्रेस ने दरकिनार करके बहुत दिन हो गए। कांग्रेस के वो कदावर नेता थे, लेकिन बीजेपी ने जो कदावर नेता की कद कम की, उसमें उनका भी नंबर लगता है। तो मुझे उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कांग्रेस कहते, उनका ऑफिशियल वर्जन है, तो हम देख लेंगे। लेकिन मैं बताता हूं, कांग्रेस की उम्मीदवार का मैं आज फॉर्म भरने गया,
तो वहां पर लाखों लोग मैंने देखे और ज्यादा शिवसैनिक आपके लोग देखे, शिवसेना के दिखे, समाजवादी पार्टी के दिखे। देखिए मैं अभी बता रहा हूं, एक तो हर राज्यों में 2-3 सीटों पे किरकिरी हो रही है। किरकिरी होना अच्छा ही लक्षण है। अच्छा, किरकिरी चल रही है, किरकिरी चल रही है, ये मैं कबूल करता हूं, लेकिन वो किरकिरी कोई 48 सीटों पे नहीं है। महाराष्ट्र में सांगली, बंबई की 1 सीट और 2 सीटों पे किरकिरी है, लेकिन 44 सीटें तो हम वस्तुवन लड़ रहे। 42 सीटों में से अच्छा तेजस्वी यादव की 1 सीट पे करकरी है। वंचित बहुजन अघाड़ी, वंचित बहुजन अघाड़ी क्या कर रही है? क्या साथ में है वो? हाँ, एक मिनट धनंजय गिरी जी, एक मिनट। वंचित बहुजन अघाड़ी साथ में आपके? एक मिनट, मेरी बात पूरी सुनिए। मैंने आपको इतना समय दिया सर, राजू शेट्टी। एक मिनट सर, मैं सीधा पूछ रहा हूं। वंचित बहुजन अघाड़ी 8 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। और किशोर जी, आप जिसको ये कह रहे हैं ना किरकिरी, उसको सही भाषा में जूतम पैजार बोलते हैं। किरकिरी नहीं होती वो, किरकिरी तो होती है कुछ और। आप शब्दों का, आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपको शायद हिंदी उर्दू के शब्दों का जो सही इस्तेमाल नहीं, उसको किरकिरी नहीं, उसको जूतम पैजार बोलते हैं सर, जिसको आप किरकिरी कह रहे हैं। धनंजय थोड़ा तुम है ना सबर रखो। नहीं, आप अपनी बात सर, मैंने आपको काफी समय दिया, मुझे और भी गेस्ट के पास जाना है। नहीं, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं करता हूं मैं मेरी बात कि ये चुनाव लोगों ने अवसर पर ले लिया है। इंडिया गठबंधन के अंदर जहां 1-to-1 फाइट है, वो सीटें मोदी जी की निर्विवाद 280 सीटों में हो रही है और मोदी जी की अगली पारी के लिए हम 100 सीटें कम करने को जा रहे हैं। अच्छा, तो वो अब 180 में आ चुके हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का एक भी कैंडिडेट आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखो प्रकाश अंबेडकर की बात कौन से राजनीति में धनंजय गिरी के पास, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड। एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं किशोर जी, मैं इस टेप को संभाल के रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसी कई टेपें संभाल के रखता हूं। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद वो प्रवक्ता पलट के मेरे शो में नहीं आते। मैं समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता जो है, वो जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उन्होंने मेरे शो में बोला कि अशोक जी, मैं दावा करके कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ वो हारने जा रहे हैं अपनी सीट से, और उसके बाद जो है मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे शो में आना छोड़ दिया, राजनीति तो नहीं छोड़ी वो अभी भी। तो इस तरह के मैं टेप, एक मिनट रुकिए, इस तरह के मैं टेप संभाल के रखता हूं। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, मैं बिहार में गई थी शिवसेना लड़ने, तब संजय राउत जी ने कहा था कि बिहार में जो है हम इतनी सीटें जीतेंगे, आप देखते रहिए। और उसके बाद बिहार में जमानत जब्ती का रिकॉर्ड बनाया था शिवसेना ने। तो ऐसे तमाम बयान जो है, बयान वीरों के बयान चुनाव में आते हैं, मुझे उससे एतराज नहीं है। लेकिन धनंजय गिरी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई 100 सीटें हम कम करने जा रहे हैं और जो लाखों लाख लोग जो है वो जुट रहे हैं, पर्चा भरने में जुट रहे हैं, और उससे जो है हवा का रुख जो है साफ तौर पर दिख रहा है। महाराष्ट्र में तो आपका सुपड़ा साफ है। अशोक जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का पता बताते हैं। और जो कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति में है कहां? एक परिवार के पांव पोछ राजनीति में कहां से? राजनीति पे किसी परिवार से नहीं चलती, विचार के बल से चलती है। और शिवसेना का मतलब था बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, भले अपनी दुकान बंद कर लूंगा। तो शिवसेना असली वो है जो बाला साहब ठाकरे के विचारों से चलती है। किसी परिवार के पांव पोंछ को कोई राजनीति में होने का भ्रम न पाले। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ व्यक्ति नहीं, भारत में सशक्त, सबल, समर्थ, स्वस्फूर्त सांस्कृतिक भारत के नौबिहान के संकल्प का अभिव्यक्ति है। विश्व में प्रेरणा के स्रोत है, राष्ट्रवादी मन की धड़कन है, तो विरोधियों के लिए भय की सिहरन है। आज इस देश लोग अपनी टिकटें लौटा दे रहे हैं कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। कुछ सीटों पर इनके जूतम पे जा रहे हैं और बाकी सीटों पर हाथ जोड़ के लोग खड़े कि मैं लड़ पाऊंगा, होते पार पे ना। ये स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात, आप देख लीजिए, कुछ 10 सीटें 12 सीटें लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मैं 100 सीटें कम कर दूंगा। कहां से कर दोगे भाई? कहां से कर दोगे? किस जगह से कर दोगे? यहां से 140 करोड़ जनता, भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता से अलायंस है।
यहाँ राष्ट्रवादी मन के धड़कन एक एक हृदय में एक ही बात झलक रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। समुद्र की गहराई से लेकर आकाश की ऊंचाई से लेकर हिमालय के शिखर से लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने से लेकर सूरज से आंखें मिलाने से लेकर 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी को 42 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने से लेकर 12 करोड़ घरों में टैप से पानी पहुंचाने से लेकर 12 करोड़ किसान सम्मान निधि पहुंचाने से लेकर 12 करोड़ किसानों के घर पे यहाँ 4 करोड़ गरीबों के घर बनाने से लेकर के या एक एक व्यक्ति राष्ट्र का समर्पित व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुद को आगे कर रहा है। पर धनंजय जी, और ये किसकी बात कर रहे हैं? धनंजय जी एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है। देखिए जो आप कह रहे हैं कि टिकटें लौटा रहे हैं, ऐसा तो आपके यहां भी हुआ है, आपके भी कई लोगों ने टिकटों को मना कर दिया चुनाव लड़ने से, और बिहार में जिस तरह से आपका भी गठबंधन से जो है एक पार्टी टूट कर गई, कई जगह पर आपकी गठबंधन में भी जो है प्रॉब्लम्स हैं, कई जगह आप लोगों की भी सीट शेयरिंग का मामला फंसा है। तो ये चुनाव है तो चुनाव में तो सब जगह होता है। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये चुनाव है तो अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो कुछ कुछ आपके यहां भी तो हो रहा है। नहीं अशोक जी, लेकिन हमारे यहाँ जूतम पैजार नहीं हो रहा। कोई किसी को नहीं कह रहा है कि खिचड़ी चोर है, तो कोई नहीं कह रहा है कि वो चोर, ये फलाना चोर है, ढिमकाना चोर है। ये कह रहे हैं 42 की, ममता बनर्जी ने कहा कि 2 कौड़ी की है कांग्रेस, 2 सीटें देंगे, और कांग्रेस को सीटें भी दे नहीं दी, 42 की 42 घोषणा कर दी, और उसके बाद भी वो गठबंधन का हिस्सा है। आज पहले का नॉमिनेशन का, पहले फेज का नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, और आज तक घोषणा नहीं हुई। बारात निकल चुकी है, आज डेट खत्म हो चुका है। और पूर्णिया में देख लीजिए, एक सीट के लिए क्या मारामारी है। लगभग कमोबेश यही स्थिति है। स्वार्थ के आधार पर बने हुए दलों का यही हाल होता है, और कांग्रेस के पास भी कारवां संभालने का हुनर नहीं है। हाथ का साथ देने वाले आखिर कब तक हिकारत का शिकार रहेंगे। तो योगियों के श्रम पे सत्ता पाने वाली कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और छत्रप बनेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सारे दल कांग्रेस की कुर्बानी मांग रहे हैं, और कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। और जो ठीक है, कांग्रेस से सारे दल कुर्बानी मांग रहे, ये बात तो कम से कम जो है इस चुनाव में सही नजर आ रही है। लोकेश जिंदल जी देखिए, पप्पू यादव की पार्टी का पूरा विलय हो गया, कांग्रेस में आ गए वो, एक सीट के लिए, सिर्फ एक सीट के लिए। पूर्णिया उनकी सीट थी, कौन नहीं जानता वो पूर्णिया से कितने सालों से लगे हुए थे, और उस पूर्णिया सीट से बीमा भारती को पहले ही जो है टिकट दे दिया लालू यादव ने। दूसरी तरफ संजय निरुपम कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को जिस तरह से खैरात दे रही है शिवसेना, उससे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ो, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस को बचना नहीं होगा। कांग्रेस एक एक सीट के लिए सहयोगियों से संघर्ष कर रही है, और उसको सहयोगी सीट नहीं। कांग्रेस की इतनी कमजोर स्थिति तो पहले कभी नहीं थी। नमस्कार अशोक जी। देखिए, ऐसे मुद्दे राजनीति में आते रहते। अगर मैं भाजपा की बात करता हूं, आप साबरकांठा की बात कर लीजिए। साबरकांठा में भाजपा ने भीकाजी ठाकुर जी को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब भाजपा ने भीकाजी ठाकुर जी की जगह अभी टिकट दी है शोभना जी को, शोभना बैरवा जी को, शोभना बराया जी। और शोभना बराया जी एक्स एमएलए कांग्रेस से महेंद्र सिंह बराया जी की पत्नी है, जिसके कारण पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साबरकांठा में विद्रोह कर दिया है। वडोदरा में भी ऐसी ही परिस्थिति है, गुजरात में, जो कि प्रधानमंत्री जी का राज्य है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे कुछ मुद्दे राजनीति में आते रहते हैं, लेकिन इन मुद्दों के आधार पर आप निष्कर्ष नहीं लगा सकते कि पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन है वो एक साथ एकजुट नहीं है। ऐसे कुछ मुद्दों के आधार पर आज अगर मैं साबरकांठा और वडोदरा के आधार पर यह कह दूं कि भाजपा में अंदरूनी विद्रोह है और सारे कार्यकर्ता विद्रोह पर उतर आए हैं, तो ये मेरी नासमझी होगी, और ये मेरा एक अपने आप में नादानी होगी, राजनीति की समझ नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं इंडिया ब्लॉक और उसकी मजबूतियों की। बहरहाल आप जताते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन वहीं अगर मैं दक्षिण के राज्यों की बात करता हूं तो वहां इंडिया ब्लॉक की स्थिति कुछ ज्यादा मजबूत है, कहीं ज्यादा मजबूत है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, केरल और कर्नाटक, तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 48 सीटें हैं, 19 सीटें केरल की और 28 सीटें कर्नाटक की।
और वही महाराष्ट्र की 48 सीटों का भी अगर हम उसको इंक्लूड कर लें तो इन सभी राज्यों के साथ साथ आप उड़ीसा की बात करें जहां गठबंधन टूट गया है बीजू जनता दल के साथ, गठबंधन था ही नहीं वहां तो, गठबंधन था नहीं, गठबंधन बनाने की कोशिश थी, गठबंधन था नहीं बना गठबंधन, अभी टूट गया है। नहीं था नहीं गठबंधन, मैं ये कह रहा हूं गठबंधन उनका था नहीं। इस बार कोशिश की थी, पंजाब में भी गठबंधन बनाने की कोशिश जो नाकामयाब रहा। लेकिन लोकेश जी आप जो लेकिन लोकेश जी आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा एक सीट, ठीक है आप मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं एक सीट, मैं ये कह रहा हूं कि पूर्णिया तो छोड़िए, पप्पू यादव मान लीजिए, ये गठबंधन कैसा गठबंधन है जिस गठबंधन के नेता को राहुल गांधी को मान करके सारे लोग मुंबई में जुटते हैं, हाथ उठा के जय जयकार करते हैं। उन राहुल गांधी के लिए वायनाड में सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है गठबंधन। ऐसा कैसा गठबंधन है कि राहुल गांधी के लिए सीट वायनाड की छोड़ने, सिटिंग जो सांसद है उसके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है गठबंधन के सहयोगी? बताइए अशोक जी, ये प्रश्न तो मैं भी पूछ सकता हूं कि हरियाणा में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन वो जेजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर अग्री ही नहीं हो पा रहे। नहीं, ये दुष्यंत चौटाला जी के साथ, एक मिनट, हरियाणा की तुलना वायनाड से कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता नहीं है। आप जेजेपी और हरियाणा की तुलना जो है आप वायनाड से कर रहे हैं। सर, वायनाड राहुल गांधी की सीट है। नहीं अशोक जी, ये भारत की अगर मैं बात करता हूं, भारत की प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी नागरिक लड़ सकता है और भारत की प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी महत्वपूर्ण है। केवल आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर जो है सरकार लोकसभा में विजय प्राप्त करना, ऐसा नहीं कह सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी महत्वपूर्ण है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आपसे मैं मान गया वायनाड जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। मैं मान गया कि भाई राहुल गांधी स्पेशल है ना वायनाड स्पेशल है। जैसे बाकी इंडिया अलायंस के लोग लड़ रहे हैं, जैसे वो कहा कि भाई खिचड़ी चोर लड़ रहे हैं, वैसे बाकी भी वायनाड में भी लड़ रहे हैं। अगर आप कहते तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। सर अशोक जी, हमें इसका विश्लेषण जो है बिना किसी बायस के करना होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका, इन सभी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में इंडिया ब्लॉक मजबूती के साथ खड़ा है। आप किस आधार पर इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? लोकेश जी सुनिए, अब जब चुनाव का टाइम है ना, तो चुनाव के टाइम किशोर तिवारी जी कहेंगे हम लोग स्वीप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, धनंजय गिरी जी कहेंगे कि हम जो है स्वीप कर रहे हैं, 400 सीटें ले रहे हैं, आप कहेंगे इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, सबके दावों की जो है वो तारीख आएगी जब दावों का दम जो है पता चल जाए किसके दावों में कितना दम है। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल आज सिंपल सा है, ये आप लोगों ने गठबंधन बनाया था, आप लोगों ने हाथ मिलाए थे, आप लोगों ने कसमें खाई थी एक दूसरे का साथ निभाने के, आप लोगों ने कहा था एक के मुकाबले एक उम्मीदवार उतारेंगे। ये मैंने तो नहीं कहा था, या धनंजय गिरी ने नहीं कहा था, या नंदकिशोर गर्ग जी ने नहीं कहा था, ये आप जो लोग बैठे हैं आप लोगों ने कसमें खाई थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब कसमें खाई थी तो फिर ये खिचड़ी चोर और पूर्णिया में पप्पू यादव कह रहे हैं मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वायनाड की सीट देने को तैयार, ये सब क्या हो रहा है? जूतम पैजारी तो है, ये क्या हो रहा है? अशोक जी, इसी का नाम लोकतंत्र है। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब ऊपर से दिया हुआ आदेश, ऊपर से दिए हुए आदेश का पालन नहीं होता। जहां पे राजस्थान में एक व्यक्ति जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको आप मुख्यमंत्री बना देते हो। जो है इस बार फिल्म स्टार्स जो है पार्लियामेंट के दावेदार है, जहां पर कद्दावर नेताओं को हटा दिया जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाजपा के कार्यकर्ता पर क्या बीतती होगी जब कांग्रेस के नेताओं को ये उस सीट पर नामांकन कर देते हैं। उन फिल्म स्टारों को जिनका राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, ये बात वो आगे राजनीति की भागदौड़ संभालेंगे। क्या पार्लियामेंट में जिंदल जी आप किस बात से प्रश्न पूछना चाहता हूँ? हाँ बोलिए। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किनसे पूछना? क्या वो पार्लियामेंट है, क्या वहां पर नौटंकी करने के लिए हमने उम्मीदवार रखने हैं, या फिर हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो वास्तविकता में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करें, जिनका अनुभव रहा हो फील्ड पर, जो हर लोग आम नागरिक की समस्या समझते हो और उनके मुताबिक नीतियां बनाएंगे और उनका पालन करेंगे। देखिए सर, ऐसा है, एक मिनट सुनिए लोकेश जी, एक मिनट, मैं इस बात पे एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, नौटंकी तो वो लोग भी करते हैं पार्लियामेंट में जिनको हम नेता समझते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं,
लेकिन हमने ऐसे लोगों की भी नौटंकियां देखी हैं, और हमने ऐसे लोगों को जिनको नेता समझते थे, हमने उनको किताबें लेकर के अध्यक्ष के आसन पर फेंकते हुए देखा है। हमने उनको पेपर के जहाज बनाकर फेंकते देखा है। वो भी नौटंकी होती है। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, वो भी नौटंकी होती है। और हमने ये भी देखा है कि इस देश में, सर एक मिनट लोकेश जी प्लीज, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे जो नौटंकी जिसको आप कह रहे हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार जब संसद में जाते हैं तो बहुत अच्छा भी करते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो फेल भी हो जाते हैं। सुनिए, मैं बताता हूं अभी आप ये कह रहे हैं अगर हेमा मालिनी बार बार चुनाव जीत रही हैं तो ऐसे ही नहीं जीत रही हैं, क्या कार्य किया है उन्होंने? नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे ना। एक मिनट की धनंजय जी सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए लोकेश जिंदल जी, ये अगर उस आधार पे कहेंगे तो मैं आपसे 10 और नाम ले दूंगा, इन्होंने क्या काम किया, फिर आपके लिए जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वो छोड़ दीजिए, एक मिनट लोकेश जिंदल जी की आवाज मत दबाइए, एक मिनट, उनकी आवाज आप म्यूट हो गए। लोकेश जिंदल जी मेरी बात सुनिए गंभीरता से। लोकेश जिंदल जी प्लीज मेरी बात गंभीरता से सुनिए। ऐसा है, अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाने की परंपरा कांग्रेस ने शुरू करी थी, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था वो मत बताइए। गोविंदा को कांग्रेस लाई थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था मत बताइए। लेकिन हेमा मालिनी भी एक तरफ है, एक मिनट रुकिए, हेमा मालिनी भी एक तरफ है जो बार बार जीत रही हैं। और दूसरी बात सुनिए सर, सुनिए, टीएमसी ने कई एक्टर उतारे। नहीं, आप ये बात ममता दीदी को भी बोलेंगे जो लगातार एक के बाद एक एक्ट्रेस को उन्होंने मैदान में उतारा, उनको भी बोलेंगे आप? मैं तो ये चाहता हूं कि अशोक देश जी की इस जनता तरह के जवाब दें। देश की सुनील जनता दत्त जी तो सवाल सक्सेसफुल करे, थे, कांग्रेस ने उतारे थे। हाँ बोलिए डॉक्टर सुनील दत्त 3 बार जीते, सक्सेसफुल भी थे और कांग्रेस के थे। डॉक्टर गर्ग क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। सुनील दत्त जी तो सफल भी थे, हाँ बताइए। 3 बार जीते भी थे, अच्छे व्यक्ति थे और कांग्रेस ही थे। हाँ तो इसलिए सुनील दत्त नौटंकी थे क्या? सही बात है, सुनील दत्त नौटंकी नहीं था ना, तो इसलिए नहीं एक मिनट रुकिए सर, ये मेरा विषय नहीं है, इस बात पे रुक जाइए सर, एक मिनट रुकिए। नहीं विषयांतर हो रहा है मुझे अशोक यादव जी के पास। सुनिए जिंदल जी, विषयांतर हो रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसी लंबी फेहरिस्त है जो राजनीति में सफल हुआ, और फिर कह रहा हूं ऐसे बड़े नेता हैं जो संसद में जाके नौटंकी करते हैं, ऐसी भी लंबी फेहरिस्त है। कोई आंख मारते हुए पकड़ा जाता है, कोई गलमैया डालता है, मुझे किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अशोक यादव जी बाकी तो समझ में आता है, गठबंधन के अंदर जो कुछ चल रहा है वो तो अलग बात समझ में आता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहां तो साइकिल से टकरा रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में 2-2 सीटों पर 2-2 लोग नामांकन भर रहे हैं। एक नामांकन भरने व्यक्ति तो चार्टर्ड प्लेन से गए और वो कह रहे हैं कि पार्टी का ने मुझे वो दिया। दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं। तो भाई ये समाजवादी पार्टी में चल क्या रही है? देखिए अशोक जी, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कभी कभी कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, कभी कभी डिसीजन लेने में थोड़ा देर हो जाती है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इसकी वजह से हमारे पार्टी के किसी नेता के ऊपर या उस क्षेत्र की जनता के ऊपर कोई उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। रह गई बात जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स से लेकर अब तक तमाम बातें गिनाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए विपक्ष का जो भी इस तरह की चीजें हैं उसको सभी लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेके खोज रहे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन इंडिया में, वहां पे 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट दिए गए। वहां पे जो दिक्कत है वो दिक्कत को कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक डेमोक्रेटिक देश हमारा है, यहाँ पे डिसेंशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारी है। और हमारे गठबंधन में, हमारे दल में अगर किसी कोई असहमति है तो उसको रखने की उसको आजादी है। लेकिन वहीं पे जो डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी में आज मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में है, वो डिक्टेटरशिप मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन इंडिया अलायंस में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बातें लोग खुल के रख पाते हैं, वहां पे उनके ऊपर टेप लगा के रखा जाता है। अभी हमारे गिरी जी ने तमाम बातें कही। सर आपके यहाँ डेमोक्रेसी इतनी है कि जेल में बैठा व्यक्ति भी पार्टी के कैंडिडेट डिसाइड कर लेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। ऐसी डेमोक्रेसी भगवान करे हर पार्टी में हो। मुझे लगता है ये अच्छी डेमोक्रेसी है कि एक व्यक्ति जो जेल में बैठा है वो पार्टी अध्यक्ष को धता बताकर अपने कैंडिडेट घोषित कर देता है और उसको पार्टी का सिंबल भी जारी हो जाता है। गजब आप लोगों की लोकतंत्र है, गजब आप लोगों की डेमोक्रेसी है सर। जय हो ऐसी डेमोक्रेसी की। सैफई परिवार के 6 लोग चुनाव लड़े। कोई भी अगर टिकट परिवार उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही होता है। तो आजम खान साहब ने जो अपनी मतलब सलाह दी
उसी आधार पे चूंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो हमें सबके विचारों से को लेकर के ही आगे बढ़ना है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं अशोक जी। अभी तमाम बातें हो रही थी। देखिए हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति लड़े चुनाव, सिर्फ बाइपोलर फाइट होने जा रही है अशोक जी। एक तरफ जनता ये चाह रही है कि वो एक्सटॉर्शन गैंग से लड़ने के का मन बना चुकी है। जो वसूली गैंग है मोदी सरकार का, उससे लड़ने के लिए जनता तत्पर है। जो अग्निवीर का अभिशाप देने वाली सरकार है, उससे लड़ने के लिए जनता बिल्कुल कमर कस चुकी है। जो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को कुचलने वाली सरकार से जनता लड़ने का मन बना चुकी है। अभी गिरी जी तमाम बातें कर रहे थे, मोदी जी है तो साउथ पोल पे पहुंच गया, नॉर्थ पोल पे पहुंच गया। मैं तो डर गया कहीं ये ना कह दें कि मोदी जी जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देगी, उस दिन पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, उस दिन पृथ्वी का एनवायरमेंट स्पेस में उड़ जाएगा, पृथ्वी वैक्यूम हो जाएगी। ये सब बातें नहीं कही गिरी जी, बड़ी अच्छी बात नहीं। तो मुझे लगा कि इसके बाद वो भी कर देंगे चांद से वापस आने के बाद। देखिए इतना हाइपरबोलिक नहीं होते हैं अशोक, इतना हाइपरबोलिक नहीं होते हैं। यही मोदी सरकार है जो कहती थी ये देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हो गया? पूरा देश का कोई ऐसा सरकारी संस्थान बचा जिसके ऊपर इनकी कुदृष्टि ना लगी हो, जिसको इन्होंने बेचने का काम ना किया हो। और इतना इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे भैया क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला मुझे नहीं लगता कि कहीं हुआ होगा। अशोक यादव जी, गरीबों से पैसा निकाल के अमीरों के जेब में डालो। अशोक यादव जी, अमीरों से कमीशन लेके भाजपा में डाल दो। अशोक यादव जी, आप जो तमाम मुद्दे गिना रहे हैं ना, अगर विपक्ष एकजुट होकर इन मुद्दों को उठाता तो मुझे लगता है जैसा नंदकिशोर गर्ग जी ने कहा, अच्छा लगता है कि एक मजबूत विपक्ष है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये आप कहें, आप मीडिया को दोष दे सकते हैं। हर बार लोगों को मीडिया जब कोई नहीं मिलता तो मीडिया को टारगेट बनाया जाता है। और जब मीडिया की बात चली तो ये भी बता दूं, इस इंडिया अलायंस ने पिछले 8 महीने में एक भी सामूहिक निर्णय नहीं लिया। एक ही सामूहिक निर्णय लिया, वो ये कि 14 पत्रकारों को बैन कर दो। इसके अलावा कोई निर्णय नहीं लिया। तो आप लोग जो मीडिया से लड़ रहे का मीडिया मैगजीन, अरे भैया जूतम पैजार आपके यहां चल रही है, खिचड़ी चोर आपके यहां कहा जा रहा है। आपके यहां 2 लोग, एक आजम खान का आदमी, एक दूसरा आदमी, वो जो है सिंबल लेके पहुंच जा रहा है। एक कह रहा है कि वो गलत है, एक कह रहा है वो गलत है। ये आपके यहां हो रहा है, मीडिया ने नहीं ये कहानियां गढ़ी हैं। तो मीडिया को दोष देकर आपको लगता है कि आप लोग बच जाएंगे तो ठीक है। अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी में मीडिया ना बोले इन सब चीजों को, लेकिन डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी है, किसी को खिचड़ी चोर कहना, अपने ही सहयोगी के उम्मीदवार को खिचड़ी चोर कहना डेमोक्रेसी है, तो मुझे लगता है ऐसी डेमोक्रेसी आप सबको मुबारक हो सर। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। आऊंगा धनंजय गिरी जी, किशोर तिवारी जी, आपको भी मौका दूंगा इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बे।
बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support, SBI Startup Branch पे। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे हैं कि पहले दौर के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार उतारने का इंडी गठबंधन का जो संकल्प था वो पूरी तरह से धराशायी होते दिख रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जूतम पैजार चल रही है इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन गठबंधन कह रही है कि ये तो डेमोक्रेसी है और बीजेपी में भी कई सीटों पर बवाल चल रहा है, तो उसको लेकर के मीडिया क्यों नहीं दिखाता, क्यों नहीं बात करता, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। धनंजय गिरी जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक यादव जी ने कहा कि आप लोगों ने तो सब कुछ कंट्रोल में कर रखा है, पूरा देश का सत्यानाश कर दिया, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो है बड़ा चंगा है। नहीं, अशोक जी की बात जो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र, तो इनका लोकतंत्र ही ऐसा है। समाजवाद को परिभाषित किया आदम गोडविन ने कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत। इतना असर है खादी के उजले लिबास में। इनके समय में थाना पर ताला मार देते थे क्रिमिनल, और यही पुलिस जो थी भैंस खोजती थी आजम खान की। जिस पुलिस के भौकाल से आज उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल कह रहे हैं कि हमें प्रदेश से बाहर कर दीजिए, हम इस प्रदेश में नहीं रह सकते, लॉ कानून और व्यवस्था की स्थिति है। कराहता हुआ समाजवाद और लूटता हुआ समाजवाद, एक परिवार के आगोश में लिपटा हुआ समाजवाद, ये समाजवाद है इनका। और ये समाजवाद का मतलब, बहन मायावती ने कहा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर, लगाओ मुहर हाथी पर। वो गुंडन किसके लिए कहा था? समाजवाद के लिए कहा था। इस देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री पर जिसने FIR में लिखा था कि समाजवादी, बाई नेम बता रहा हूं और बाई लाइन बता रहा हूं, समाजवादी गुंडों ने मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा और मेरे जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया। ये समाजवाद है इनका। इसके बाद कुछ लोग मनोरोग, कांग्रेस के कुछ मनोरोगियों की बात बता रहा हूं कि जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान में नहीं पढ़ा, जो कह रहे हैं कि क्यों फिल्मों से, अरे भाई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, फिल्मों के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को बुलाने का पार्लियामेंट में। लेकिन आप तो कांग्रेस से भी बुला रहे हैं सर, आप तो कांग्रेस से भी बुला कर टिकट दे रहे हैं उनको। वहां तो लोगों की नाराजगी तो होगी ना, आपके कार्यकर्ताओं की। अशोक जी, हमारे यहाँ तो रत्नाकर के वाल्मीकि बनने पर स्वागत किया गया था। हमारे यहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्र को, प्रहलाद को लगा कि भाई मैं बाप की विरासत से अलग अपनी सियासत करूंगा, तो अलग हो गया। सभाई ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनमानस की व्यवस्थित आकांक्षाओं का एहसास है, उसको मूर्तिमान करने का एक प्रयास है, राष्ट्रवाद की हुंकार है, भारत के शौर्य का गान है, और भारत के विरोधियों के मन के धड़कन है। वो सिहरन है उनके भीतर। ओके, किशोर तिवारी जी क्विक रिस्पांस कीजिएगा। आपको लगता है कि ये जो कुछ चल रहा है, और संजय निरुपम जो है कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं, और बाकी सब जगह सेट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है महाराष्ट्र में और इंडी गठबंधन में, क्योंकि ममता दीदी भी आपके साथ थी, आज वो गठबंधन के साथ नहीं है। बाकी सब जगह भी, कश्मीर में जो हो रहा है मैंने बता दिया, वायनाड सीट को तैयार नहीं, इन सबको आप मानते हैं सब डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो फिर ये गठबंधन बना क्यों था? नहीं, ये देखो, आप है ना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो विपक्ष हर 10 में से 8 सीटों पर 1-to-1 फाइट कर रहा है। जहां जहां पर है विवाद, वो विवाद अभी पहली फेज की आज ही फॉर्म भरना खत्म हुआ है, फिर विड्रॉल है, उसके बाद दूसरा फेज तो 9 तारीख तक चालू होगा। बाद में ये सब फेजों में फेज आउट हो जाएंगे। पहले फेज का तो महाराष्ट्र में सारा से क्लियर मामला है, और आपने प्रकाश अंबेडकर जी का भी कहा, तो उनसे भी हमारी बात चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा सांगली की 4 जून तक बात जो चल रही है फाइनल हो जाएगी। 4 जून तक 4 जून को ईवीएम आ जाएगी। मैं बता रहा हूं, 4 जून का आप जो बात कर रहे हैं
तो महाराष्ट्र के एक बात बताता हूं मैं धनंजय गिरी महाराज को कि बीजेपी ने नागपुर के बाजू में जो नागपुर ग्रामीण रामटेक वाली सीट है उसमें कांग्रेस एमएलए को आज लिया, कल उसको सीट दे दी। हाँ, मुझे बताइए इनकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन है, ये 400 के पार है। ठीक है। तो विदर्भ के अंदर ही इन्होंने सारे के सारे उम्मीदवार किराए पे नहीं, ये आपका वैलिड सवाल है, लेकिन मैंने पूछा कि 4 जून तक क्या प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी के साथ डिस्कशन पूरा हो जाएगा, सीट अलाइनमेंट हो जाएगा 4 जून तक? नहीं, देखो प्रकाश आंबेडकर जी ने कसम खाई है कि इस वक्त म्यूट पर चलेगा किशोर जी तो है। हाँ, नहीं, दादाजी की जो संविधान है उस संविधान का सम्मान रखने के लिए बीजेपी के लिए वोट कटवा नहीं। किशोर जी ऐसी कस्में पटना में भी खाई गई थी, ऐसी कस्में मुंबई में भी खाई गई थी, बेंगलुरु में भी खाई गई थी, जहां जहां आप लोगों की इंडी गठबंधन की बैठकें हुई हैं वहां ऐसी कस्में खाई थी। लेकिन अब जो है क्या कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, ये जो कुछ कहा जा रहा है, दावा चल रहा है, आपके ऊपर पर्सनल टिप्पणी भी की आप चाहे तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं किशोर जी ने, मैंने आपको मौका नहीं दिया था कि भाई आप लोग बिल्कुल अंधभक्ति में जो है उनको 400 सीटें जिताने पर तुले हैं। जमीन पर क्या हो रहा है वो किशोर तिवारी जी देख रहे हैं, आप लोग नहीं देख पा रहे। किशोर तिवारी जी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। नाना पटोले 2014 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, 2014 में सांसद किसकी टिकट पे बने थे? बीजेपी के। तो आज सारे जो आज राजनीति का जो हाल है, संजय निरुपम दिल्ली में हमारे 5 जन्य में पत्रकार के तौर पर नौकरी करते रहे, जहाँ मैं डायरेक्टर भी रहा उस समय। तो ये सारे, और आप भी प्रैक्टिकली क्या है, जितने प्रवक्ता आते, कल तक वो आते थे रोहन गुप्ता, आज वो कहाँ है? आज सभी पार्टियों के 100 करोड़ प्रवक्ता अच्छे डिबेटर हैं, और वो तुरंत पार्टी बदलने में, कांग्रेस के 9 प्रवक्ताओं का मैं नाम बता सकता हूँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और आज उसमें से 3-4 भाजपा के प्रवक्ता हैं। आज जो राजनीति का स्तर आ गया है, कोई विचारधारा नहीं, कोई किसी को लेना देना नहीं, केवल अपनी सीट कैसे जीतें या कैसे टीवी पे थोड़े दर्शन देते रहें। आप भी कभी कोई पंचायत का चुनाव तो किशोर जी आपने लड़ा नहीं होगा। मैं तो भाजपा का चुनाव 7 चुनाव लड़े हैं और 40 चुनाव लड़ाए हैं। मैं भाजपा का रहा हुआ हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आज भी नियमित हूँ। मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं इमरजेंसी में लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गया था जब लोग डरते थे इंदिरा जी के नाम से। किशोर जी भी तो वही थे। इसलिए किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं। किशोर जी भी तो शाखा जाते थे हाफ पैंट पहनकर। तो और आज भी इनका ये केवल, मैं उसको जो इन्होंने कहा अंध भक्त है या कोई कुर्सी भक्त है या कोई पैसा भक्त है। किशोर जी अभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग कह देंगे किशोर जी अभी भी जो है पैंट के नीचे खाकी निक्कर पहनते हैं। वो तो नरसिम्हा राव के बारे में भी लोग कहते हैं। नरसिम्हा राव के बारे में किशोर जी इसलिए राजनीति हमने बहुत नजदीक से देखी है। इस राजनीति में आज कोई विचारधारा ये जो बात करते हैं कोई नजर नहीं आ रही। मैंने इस राजनीति के 50 साल में बिगड़ता हुआ बोलिए किशोर जी बोलिए। इसलिए किशोर जी इन चीजों पे कुछ नहीं रखा। राष्ट्र पहले है। आप कह रहे हैं हमारे समझौता सब जगह हो गया। तेलंगाना में किससे किया आपने? आंध्रा में आप कहीं हैं? केरल में किसी एक सीट पर भी समझौता हुआ क्या आपका? एक सीट पर भी। राजा जो है जिनकी पत्नी लड़ रही हैं वो हर बार हाथ खड़े करने वाले फ्रेम के अंदर नजर आते हैं। और वो सबसे ज्यादा राहुल की प्रशंसा सीताराम येचुरी एक जगह भी कोई फैसला। इंडिया अलायंस के नेता फ्रेम में जाते हैं, हाथ उठाते हैं और उसके बाद हाथ खड़े करते हैं और फिर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। यही होता है। किशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से किशोर जी। मैं नंद किशोर गर्ग जी से ये कहूंगा कि मैं आरएसएस का प्रचारक भी था, पूर्णकालीन भी था, ऊपर से मैं बीजेपी बनने के पहले मीसाबंदी भी था। और आपको बता दूं मैं बीजेपी से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अभी बढ़ रही है और जो बीजेपी का कल्चर आ गया है, नंद किशोर जी मुझे अच्छा लगता कि उससे आप व्यतीत हो जाते। मैं तो व्यतीत हुआ हूं और मैं किसान नेता हूं। महाराष्ट्र में 40 साल से किसानों में काम करता हूं। और मुझे मोदी सरकार ने मिनिस्टर कैडर में
रखा था और फार्मर मिशन का मैं चेयरमैन था। चलिए मैं आप दोनों के निजी दुखड़े के लिए एक दिन अलग से 2 टुक रखूंगा। मेरा कोई दुखड़ा नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद अशोक मैं जी, राष्ट्रीय जिंदल हित जी के एक मौका अंदर दूंगा। जो मोदी जी काम कर रहे हैं उनका प्रशंसक हूं। हाँ, ओके, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आ रहा हूं जी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें, स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चलिए 2 टुक देख रहे हैं आप। जल्दी से अंतिम उसके लिए मैं पहले अशोक यादव जी आपके पास आता हूं। अशोक यादव जी, ठीक है, मैं अशोक यादव जी और जिंदल जी दोनों से, जिंदल जी अब जुड़ जाएंगे तो मेरा एक ही सवाल होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि हम ज्यादा आकलन कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब 6 महीने पहले ये गठबंधन बना था ना सर, 8 महीने पहले जब गठबंधन बना था, तो हम पत्रकारों को भी लगता था कि चलो अच्छी चुनावी लड़ाई होगी। लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूं, जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता, राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, हमको लग रहा है कि ये लड़ाई जो है, जैसी लग रहा था कि बड़ी लड़ाई होगी, वैसी लड़ाई लग नहीं रही है। आप लोगों को चिंता नहीं होती क्या? देखिए, हम लोगों को चिंता है, तभी तो हम लोग साथ आए हैं। तभी चिंता है, इसीलिए हम लोग साथ आए हैं। और ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं अशोक जी, ये चिंता इस देश के 125 करोड़ से ऊपर की जो जनता हमारी, उसकी चिंता के साथ हम लोग अपने आप को जोड़ करके इंडिया गठबंधन बनाए हैं। हमको इस बात की चिंता है कि जिस तरह से 10 साल से यह देश, जिसको राष्ट्रभक्त समझता था, जिसको देशभक्त समझता था, उसके चेहरे से झूठ का मुलम्मा, फरेब का मुलम्मा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। ये देश आजीवन सुप्रीम कोर्ट का ऋणी रहेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया, एक ऐसा एक्सपोज उसने किया कि एक पूरा जो है लुटेरी सरकार, वसूली गैंग चलाने वाली सरकार। अशोक जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, तो सुप्रीम कोर्ट का इस बात के लिए भी धन्यवाद कर दीजिए कि उन्होंने कहा कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, क्योंकि फिर आप चुनाव हारेंगे तो फिर आप कहेंगे ईवीएम लुट गई, और तब आप सुप्रीम कोर्ट का के वर्डिक्ट का हवाला नहीं देंगे। आज आप सुप्रीम कोर्ट के लिए छाती पीट रहे, तो अभी लगे हाथों सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम से चुनाव करवाने के लिए भी कह दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात है, निष्पक्ष चुनाव होगा ईवीएम से। अशोक जी, देखिए, ये इस लोकतंत्र में मैं स्पष्ट कहूंगा, इस लोकतंत्र में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही लोकतंत्र की नींव होता है। तो जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, वहां लोकतंत्र ईवीएम से होगा कि नहीं होगा? अगर ईवीएम से होगा कि नहीं होगा? अशोक जी, वही मैं कह रहा हूं, जिस व्यवस्था सर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का यहां धन्यवाद करेंगे?
जब अखिलेश बिल्कुल यादव धन्यवाद करेंगे। मुख्यमंत्री देखिए, आप बने कह थे, दीजिए ईवीएम ठीक है ना, चलिए चलिए कम से कम अशोक जी हाँ चलिए मैं कम से कम माननीय ईवीएम सुप्रीम कोर्ट का चलिए धन्यवाद कम हमेशा करूंगा। कम से कम मुझे माननीय विपक्ष सुप्रीम में कोर्ट का धन्यवाद हमेशा करूंगा। कम से कम मुझे विपक्ष में एक प्रवक्ता ऐसा मिला जो इस बात के लिए तैयार है कि ईवीएम का रोना चुनाव के बाद नहीं रोएगा। बाकी तो मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों ने दावे करे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चुनाव के दिन बैठ करके उसके बाद कहेंगे जी ईवीएम थी, अगर बैलेट पेपर से होता तो जिस व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी की कमी है अशोक जी, उसको सरकार को उस व्यवस्था को बदलना चाहिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बदल देगा। सुप्रीम कोर्ट तो आपके साथ है, आप लोगों ने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी आदेश दिया था, उस आदेश को इन्होंने पलट दिया, बेमानी करना था इनको। धनंजय गिरी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। धनंजय जी देखिए ऐसा है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसे मुहावरे पुराने हो गए। अब ये ओछी प्रीत और बालू की भीत बहुत टिकाऊ नहीं होती। इंडी गठबंधन का भी यही हाल है और हाय हाय अभी भी से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि देश की जनता के विश्वास में, महास में, विश्वास में और उनके मन में नरेंद्र मोदी की मूरत छपी हुई है और वो जानते हैं कि 400 पार जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया है स्वीकार, भाजपा और उसके सहयोगी दल मिलकर जाएंगे। चलिए 4 जून को हम अभी सबको इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून को क्या होगा, 400 पार होगा, कौन कितना पार होगा। लेकिन एक बात मैं फिर यही कह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष आपस में लड़ रहा है, जो सिर्फ उटव्वल हो रही है, वो विपक्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विपक्ष चाहे तो मीडिया को कह सकता है कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बैठे हैं, विपक्ष चाहे तो कह सकता है कि भैया ये तो संजय निरुपम जो है प्लांटेड आदमी है, या फिर कल को जो है कह सकता है पप्पू यादव प्लांटेड आदमी है। लेकिन मुझे लगता है चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव जो है, चुनाव के माहौल में देश घुस चुका है। चुनाव अब मतदान की तारीख देर नहीं है, ये विपक्ष को तय करना है कि वो कैसे लड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी कल। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।